तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया जिसमें आप आंसर्स प्रिपेयर कर रहे हो कि कैसे आंसर्स को देना है। ठीक है, कम्युनिकेशन वाले पार्ट में आंसर्स हैं जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं प्रिपेयर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं डेमो टीचिंग की कि डेमो टीचिंग क्या। डेमो टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि रोल प्ले कर रहा है आपका किसमें, इंटरव्यू में। तो एंगेजिंग होनी चाहिए, टीचिंग एक्टिविटी बेस्ड होनी चाहिए और इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप जो भी पढ़ा रहे हो, जैसे भी पढ़ा रहे हो, बेशक आप कुछ यूज नहीं कर रहे लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है और एंगेज कर लेना है सब बच्चों को, और उसमें एक्टिविटी होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी, मान लो कि कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा टॉपिक दे दिया जो आपको आता ही नहीं है या आप उसकी कोई एक्टिविटी नहीं सोच के गए, तो जो भी आप बातचीत कर रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, पढ़ा रहे हो, वो एंगेजिंग हो तो ही। ठीक है, आपका एक्सप्रेशन पता चलेगा कि आप कैसे हो। ठीक है, फिर प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। आपको प्रीवियस नॉलेज जो है बच्चों की टेस्ट करके क्वेश्चन पूछने के छोटे छोटे, और उसको कनेक्ट करना है बच्चों की रियल लाइफ से, जो बच्चों ने देखा हो, ताकि बच्चे कनेक्ट कर पाए कि हाँ भाई ये चीज तो मैंने देखी है और ये मेरे को सीखना है। तो आप बच्चों की न्यू लर्निंग को पिछली लर्निंग से कनेक्ट कर पाओ। सभी बच्चों को इन्वॉल्व करना है। आप तुम कहोगे बच्चे तो है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, तो वहां पर बच्चे होंगे नहीं। आपको दिमाग में फेक इमेजिनेशन करना है, इमेजिन करना है कि हाँ बच्चे हैं वहां पे। आप सबसे ऐसे रिस्पॉन्स लो, रिस्पॉन्ड ऐसे करो, हाँ अच्छा वेरी गुड। ठीक है, आप हमारे डेमो लेसन देख सकते हो जिसमें मैंने एक्टिंग करके ही बताया, जैसे कि बच्चे सच में साथ में हैं। ठीक है, तो आपको फेक इमेजिनेशन करना है कि आपकी क्लास में बच्चे हैं और सारे बच्चे हैं जो आपसे बिल्कुल बात कर रहे हैं, आप उनको पढ़ा रहे हो, बिल्कुल इमेजिन करो और पूरा बच्चों को इन्वॉल्व करके फिर पढ़ाओ। अच्छे क्वेश्चन पूछना। अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं गोल गोल घुमाए हुए क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको खुद ही नहीं समझ आ रहा कि आपको पूछना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सटीक पूछने, वो क्वेश्चन पूछने जिसका आंसर आप जो आंसर आप चाहते हो ना वही उसका आंसर बन रहा हो, ऐसे क्वेश्चन पूछने। ठीक है, और एग्जाम्पल भी ऐसे देने हैं जो बच्चे कनेक्ट कर पाए और अच्छे एग्जाम्पल हों, और आपके दिमाग में पहले ही होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछूंगा, क्या एग्जाम्पल दूंगा, ताकि बच्चे सोच पाए। ठीक है, एक तो क्लियर क्वेश्चन पूछने हैं, क्लियर एग्जाम्पल्स देने और ऐसे एग्जाम्पल और ऐसे क्वेश्चन देने ताकि बच्चा सोचे और उसके बारे में बाद में भी बात करे और आपसे आके बताए सर ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मैम ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मैंने ये देखा था, मैंने वो देखा था। एक बार मैंने अपनी क्लास में स्टोरी पढ़ाई थी, स्टोरी नहीं थी, एसएसटी का चैप्टर था चांदनी चौक का, जिसमें पराठे वाली गली सारी अलग अलग चीज थी। तो वो मैं ना ऐसी अपनी पर्सनल लाइफ से स्टोरी सुना दी कि मैं एक बार किसी की शादी की तैयारियों के लिए हम वहाँ पे गए थे, कपड़े खरीदने, ये था वो था। और बच्चों को मैंने गलती से बोल दिया कि कभी ना हम स्कूल की तरफ से पिकनिक जाएंगे ना तो चांदनी चौक जाएंगे, वहां से पराठे वाली गली से पराठे खा के आएंगे, और बच्चे जो मेरे पीछे पड़ गए पराठे पराठे करके। तो ऐसी चीजें आपको करानी है कि बच्चे आपसे कनेक्ट करते हैं। वो वाली बात है यहाँ पे कि बच्चे सोचने पर मजबूर हो जाए। ऐसे एग्जाम्पल दो कि इंटरव्यूअर भी सोचे कि हाँ यार ये तो सोचा ही नहीं था। ठीक है, बोर्ड का यूज बिल्कुल जरूरी है। बोर्ड जैसे आपको पढ़ाना है ना एक्टिविटी बेस पे, बोर्ड का यूज करना बहुत जरूरी है। बोर्ड तो आप कुछ भी लिख कर आओ, लेकिन आपको वहां पे पढ़ाते वक्त लिखना है। मतलब टीचर के अंदर इनबिल्ट होता है कि वो बिना लिखे उसका काम चलता ही नहीं है। तो आपको वो टीचर बनना है कि आप जो भी पढ़ा रहे हो बोल के लिख के पढ़ाओ। जैसे मैंने वर्णमाला की पोएम कल पढ़ाई थी, तो मैंने बताया था कि बेशक आप पोएम से पढ़ाओ लेकिन वहां पर उसको क ख ग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे उसमें ड्रॉइंग करो, चाहे आप उसमें लिखो, राइटिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है। बोर्ड का ऐसा नहीं कुछ भी मैस क्रिएट कर दिया, कुछ यहाँ लिख दिया, कुछ यहाँ लिख दिया, कुछ टेढ़ा जा रहा है, कुछ ऊपर जा रहा है, नहीं। बोर्ड को यूज करने का तरीका होता है। आप देखो जब मैं लिख रही हूँ तो मैंने अलग से लिखा है, फिर पॉइंट लिखे, फिर 1 2 3 4 क्लैरिटी लिखी है। जब मैं येस और नो वाली चीज लिखाती हूँ, क्या करना है क्या नहीं करना, क्या अलग से हाईलाइट करना है, सब कुछ मैं एक तरीके से करती हूँ। ठीक है, तो बोर्ड यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखना है। ठीक है, उसके बाद है पॉजिटिव लैंग्वेज और क्लियर एक्सप्रेशन। जो भी आप पढ़ा रहे हो, आपकी पढ़ाते वक्त आपको इस तरीके से पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करना है, बच्चों को इन्वॉल्व करना है, ताकि कोई बच्चा ना पीछे ना रहे, कोई बच्चा अपने आपको मिस्ड आउट फील ना करे कि हाँ भाई मेरे को तो सुनी नहीं रही मैडम। ऐसा नहीं, आपको सबको रिस्पॉन्ड करवाना है, सबसे बात करनी है, आपको जो भी समझाना है वो इतना क्लियर होना चाहिए, इतना सिंपल होना चाहिए कि बच्चों को बहुत आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, घुमा घुमा के नहीं। ठीक है, उसके बाद आप एक्टिविटी में स्टोरी, पोएम एक्टिविटी, रिडल्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस, कुछ हाथ वाली चीजें करवा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने शेप्स वाली एक्टिविटी कराई थी तो उसमें हाथों से ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल बनवाया था। ठीक है, उसके बाद डांस करवा सकते हो, जैसे पोएम के साथ साथ मैंने डांस भी कराया था। हैंड्स का यूज कर सकते हो, बॉडी मूवमेंट्स यूज कर सकते हो, कोई गाना यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली चीजें हैं जो आप अपने डेमो टीचिंग के चैप्टर्स को, डेमो को प्रिपेयर करने के लिए यूज कर सकते हो। पढ़ाना कैसे है, जो भी डेमो टीचिंग प्रिपेयर करनी है बहुत शॉर्ट प्रिपेयर करनी है, इंट्रो बहुत शॉर्ट रखना है ताकि प्रीवियस नॉलेज को न्यू नॉलेज से कनेक्ट कर सको। मेन टीचिंग पार्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, बच्चों को समझ आए, क्लियरली एक्सप्रेस कर पाओ। सीएफयू मतलब चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। बीच बीच में आपको ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे आपको पता चल जाए बच्चों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। बच्चे वहां पे असल में है नहीं, लेकिन इंटरव्यूअर्स को पता चलना चाहिए कि आप कितने इफेक्टिव हो पढ़ा रहे हैं। और असेसमेंट लेना है आपको, कुछ ऐसा क्वेश्चन देना है आपको ताकि बच्चे रिस्पॉन्ड करें और आपको पता चल जाए कि हाँ भाई क्लासरूम मैनेजमेंट भी आपका साथ साथ दिखना चाहिए। ठीक है, वो क्लासरूम मैनेजमेंट कैसे दिखना चाहिए, वहां पे वो बच्चे बन के आपको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं इंटरव्यूअर्स, तो आपको उनको भी टैकल करना है, कुछ ऐसा करना है, पॉजिटिव इन्फोर्समेंट देनी है, या क्लासरूम मैनेजमेंट की टेक्निक्स हैं उनको यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो अब बात चल रही है और बच्चों का नाम लेकर आपको बात करनी है। अच्छा शौर्य बताओ, अच्छा पूनम बताओ। ठीक है, पूनम ने बहुत सही जवाब दिया है। ठीक है, पूनम के लिए हम क्लैपिंग करते हैं, कुछ भी इस तरीके से आपको जो है पॉजिटिव फीडबैक देना है, स्माइल करता रहना, कॉन्टिन्यूसली पढ़ाते हुए बच्चों के साथ एंजॉय करना है। एक्चुअली आपको उनके साथ एंजॉय करके एंगेज होना है। ऐसे नहीं आप रोबोट की तरह पढ़ा रहे हो, नहीं, आपको पूरा इन्वॉल्व होगी। जैसा हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं पूरा इन्वॉल्व होगी, वैसे आपको पढ़ा के दिखाना है।
तो ये डेमो टीचिंग के कुछ पार्ट्स हैं जो मैंने आपको बताया एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है, एंगेजिंग तरीके से पढ़ाई कराना बहुत जरूरी है, क्वेश्चंस पूछना, अच्छे क्वेश्चंस पूछना, अच्छे एग्जांपल्स देना जो बच्चे कनेक्ट कर पाए, सोच पाए, रिलेट कर पाए, ठीक है, और बच्चे सोचे उन चीजों को। बच्चे जो होते हैं उनके पास कुछ और तो है नहीं, वो यही सब चीजें सोचते हैं, कनेक्ट करते हैं, आपको आगे बताते हैं, ठीक है। हैंड राइटिंग, बोर्ड का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक जरूर देना, क्लासरूम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, ऐसा नहीं बस पढ़ाने में लगे हो, हर चीज को इन्वॉल्व करके रखना। मेरे को लगता है यहाँ तक आपको सबको बात समझ आ गई होगी। एक इफेक्टिव टीचर कैसा होता है वो आपको वहां पर फेक इमेजिनेशन में करके दिखाना है। फेक इमेजिनेशन में आपको इमेजिन करना है कि इतने सारे बच्चे डिस्टर्ब करने वाले भी होंगे, डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी होंगे, सही जवाब देने वाले भी होंगे, और आपको डेमो टीचिंग करते वक्त ये ध्यान रखना है वही आंसर लेना, वही आंसर आपको तो पता है ना, बच्चे नहीं है, आप बोलो अच्छा शौर्य है तो बताओ कितने सीजन होते हैं, तो आपको बोलना अच्छा 4 सीजन होते हैं, या आपको कुछ ऐसा एक्सेप्शन दिखाना है तो भी बच्चों के थ्रू दिखाओ, ताकि उनको देखे कि हाँ अलग अलग तरीके के रिस्पॉन्सेज भी आप कैसे डील कर रहे हो, ठीक है। तो ये डेमो टीचिंग का पार्ट है। अब हम एक और बात कर लेते हैं नॉलेज की। इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज क्या होता है कि कई बार आप कुछ ऐसा करके गए होते हो जो कोई कोर्स, कोई स्कूल का, कोई कुछ तो आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, नॉलेज में बहुत कुछ होता है। आपने स्कूल में इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आपने ग्रेजुएशन में, डीएलएड में, और क्या कहते हैं आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, आपने बीटेक की हुई है, लॉ की हुई है, कोई कंप्यूटर का डिप्लोमा लिया हुआ है, या कुछ और ऐसा, आपसे उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोई भी। तो देखो जो नॉलेज है ना वो बहुत वास्ट सेक्शन है, ठीक है, उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, वो हमें नहीं पता कि वो क्या पूछेंगे, एट द मोमेंट उनके दिमाग में क्या आता है, आपके किस क्वेश्चन से, किस बात से क्या उठा रहे हैं वो, ठीक है। तो देखो सब्जेक्ट में क्या होता है, दो सब्जेक्ट की नॉलेज है। एक सब्जेक्ट है जो आपने पर्सनली खुद पढ़ा है अपने स्कूल में, अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, जो भी आपने डिग्री डिप्लोमा लिया है, और एक सब्जेक्ट नॉलेज है जो आप जिन बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, फर्स्ट टू फिफ्थ की प्राइमरी सब्जेक्ट्स की नॉलेज, जो प्राइमरी एजुकेशनल पॉलिसीज और स्कीम्स वगैरह हैं उनकी नॉलेज, ठीक है। अब देखते हैं, हम बात करते हैं। तो पर्सनल तो देखो स्कूल में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में इतना कुछ पढ़ा होता है, सब कुछ पढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता। जैसे मैंने भी 11th 12th में केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह पढ़ी थी, तो लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं था, और मेरे बस की था भी नहीं कि मैं उसको दोबारा पढ़ूं, ठीक है, क्योंकि 2 साल बीच में डीएलएड का गैप आ गया था, तो इंसान भूल जाता है, और केमिकल रिएक्शन ये सब याद नहीं रहता, तो मैंने वो पढ़ी भी नहीं थी, ठीक है। अब बात ये आती है कि पर मेरे से ग्रेजुएशन में क्योंकि मेरे पास बायो थी और उसके बाद मैं जूलॉजी ऑनर्स कर रही थी, तो मेरे से 3-4 क्वेश्चन जूलॉजी से रिलेटेड पूछे गए थे, और डेमो टीचिंग भी बायोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ाने के लिए दे दिया गया था कि लिविंग और नॉन लिविंग पढ़ाकर दिखाओ, ठीक है। तो ये तो जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है ना, पर्सनल सब्जेक्ट वाला, ये तो आपका वही है, बायोलॉजी आपके दिमाग में याद आ गया तो याद आ गया, नहीं आया तो नहीं आया, ठीक है। आता हो तो बता देना, ना आता हो तो बोल देना कि सर मुझे याद नहीं है, इस टाइम काफी टाइम हो गया मुझे पढ़े हुए, मुझे इस टाइम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये है कि फर्स्ट टू फिफ्थ की एनसीईआरटी बुक, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आप पढ़ के आ गए वो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको पढ़ाना उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टू फिफ्थ की एनसीईआरटी में कौन सी क्लास में कौन से टॉपिक्स हैं, और कौन सा टॉपिक किस लेवल तक पढ़ाया हुआ है, क्या थीम्स हैं, क्या बुक के नाम है, किसी पोएम का, स्टोरी का नाम आपको पता है। अगर आपसे बोल दो भाई चल 3rd क्लास की कोई पोएम आपको याद है या कोई स्टोरी याद है, तो आप बता सको, ठीक है। तो एनसीईआरटी की नॉलेज तो आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझसे भी उन्होंने पूछा था कि क्या आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के आए हो, तो मैंने कहा हाँ सर पढ़ के आई। तो उन्होंने कहा कौन सी बुक पढ़ के आए हो, कौन सी क्लास की, तो मैंने उनको कहा सर फर्स्ट टू 10th की मैं सारी पढ़ के आई हूँ। तो उन्होंने बोला सारी पढ़ के आए हो, मैंने कहा सर मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो 10th तक में सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट होते हैं, बट एसएसटी का जो है मुझे वर्ड टू वर्ड याद नहीं है, बट मुझे नॉलेज है उसके टॉपिक्स की, ओके, ठीक है। तो ये है कि मैंने उनके सामने एडमिट कर दिया कि एसएसटी मुझे नहीं आती पूरी, बाकी मुझसे कुछ भी पूछ लो, ठीक है। तो आपको अगर आता हो तो ही बोलना, मैं तो पढ़ाती थी, मुझे याद था, पढ़ा हुआ था मैंने पूरी 10th तक की बुक्स, तो मैंने इसलिए हाँ भरी थी, ठीक है। अगर आप जहां तक की पढ़ के गए हो उन्हीं को एडमिट करना, क्योंकि वो पूछ लेते हैं मुझसे, तो उन्होंने आगे कुछ पूछा नहीं, पूछ लेते तब तक आप देखते हैं, ठीक है। अब बात ये चल रही है, वो पूछ लेते हैं, केमिकल रिएक्शन भी पूछ लेते हैं कई बार कि बताओ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए सोच के बोलना, कभी हवाबाजी में बोल दो कि पढ़ के आया और फिर दिक्कत हो जाए, ना आता हो तो उतना ही बोलना जितना आप बता सको, ठीक है। उसके बाद बात चल रही है एजुकेशनल थ्योरीज, पॉलिसीज और थिंकर्स की, जैसे निपुण, निष्ठा, एफएलएन, ये सब क्या है, क्या इनके गोल्स हैं, आप एनईपी को अपनी क्लास में कैसे अप्लाई करोगे, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, ठीक है, आईसीटी को अपनी क्लास में कैसे अप्लाई करोगे। तो ये सब चीजें जो है एजुकेशनल पॉलिसीज, थिंकर्स, ये सब चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। करंट अफेयर्स, उसके बाद आता है करंट अफेयर। देखो करंट अफेयर भी बहुत वास्ट है, कितना ही करंट अफेयर पढ़ लोगे, एग्जाम आपका हो चुका है, तो वो वाला करंट अफेयर की नॉलेज उन्हें नहीं चाहिए जो हम सोच रहे हैं, ठीक है। तो अब करंट अफेयर आपको कौन से पढ़ सकते हैं, वो वाली बात है। तो अगर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने पहले बता दिया, और मैंने इनको पढ़ने के लिए भी बोला था G20, ठीक है, नई पार्लियामेंट बनी है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये सब चीजें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ फेमस है, कुछ वर्ल्ड वाइड जो चीज हुई है, जैसे कि वॉर चल रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मुद्दा क्या है, बेसिकली लड़ क्यों रहे हैं लोग, ठीक है। उसके बाद में बात चल रही है चेंज इन एजुकेशन, कोई बहुत बड़ा चेंज आया एजुकेशन में, एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज है, वो आपको पता होना चाहिए। एजुकेशन के फील्ड में कुछ बड़ा हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट है ओपिनियन एंड थॉट प्रोसेस। कई बार आपको क्या कोई टॉपिक देके आपको बोल दिया जाता है, आप बताओ आपके बारे में, आपका इस टॉपिक पे क्या विचार है, क्या सोचते हो आप, क्या ओपिनियन आपका, आपसे पूछ सकते हैं बताओ रिजर्वेशन, जो वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, इसके बारे में आप क्या सोचते हो, आपको क्या लगता है, ये कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं आपका ओपिनियन जानने के लिए, तो आपको थोड़ा ध्यान से बताना है। तो ये आपका नॉलेज वाला सेक्शन था। अब बात ही चल रही है कि ये वाले
चीज के लिए परेशान मत हो, क्योंकि हमारे पास टाइम है ही नहीं, इसको तो कुछ कर ही नहीं सकते। एनसीईआरटी बुक्स हम ऑलरेडी प्रिपेयर करने के लिए मैंने बोला होगा, जब से इंटरव्यू की डेट आई हुई है उसी दिन से मैंने इंटरव्यू को बार बार बोला है एनसीईआरटी बुक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो, एनसीईआरटी बुक पढ़ो। जिसने पढ़ी होगी उसके लिए बेनिफिट है। एजुकेशन थ्योरीज भी मैंने बोला था पढ़ लेना, दो करके मैंने बताई थी, पढ़ लेना। करंट अफेयर्स के मैंने एक दो टॉपिक G20 और ये सब मैंने बोला था कि एक दिन करके पढ़ लेना। और ओपिनियन और थॉट प्रोसेस तो वही है कि जो उस टाइम वो बोलेंगे, तो ज्यादा परेशान मत हो, एनसीईआरटी अपने अच्छे से करके जाओ। या सब्जेक्ट नॉलेज जो आपकी खुद की पर्सनल है वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं, ना भी पूछें, जरूरी नहीं है, तो बेफालतू परेशान मत हो। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ हेल्प हुई हो, और जो गलतियां करनी नहीं है उनका ध्यान रखना, जो करना है उसका ध्यान रखना, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। और कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।